Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम यूपी यूएमएस रेडियोग्राफर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारे ये क्वेश्चन है वो हमारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है जो स्टूडेंट्स ने बताए हैं। उनके बिहाफ पे हम जो है कुछ क्वेश्चन देखेंगे। लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था वो था लॉग रोलिंग टेक्निक का। तो जो सम क्वेश्चन है उसमें से था, तो लॉग रोलिंग टेक्निक जो होती है वो पेशेंट शिफ्टिंग की टेक्निक होती है, जिसमें हम जो है पेशेंट की जो सिंपली जो स्पाइन इंजरी से जो होता है, सस्पेक्टेड होता है स्पाइन इंजरी वाला पेशेंट, उसके लिए हम लॉग रोलिंग टेक्निक का जो है इस्तेमाल करते हैं। इस टेक्निक से क्या होता है कि हम जो है स्पाइन इंजरी को और होने से या बेसिकली स्पाइन इंजरी के पेशेंट को ईज़िली और सेफ्टी के तौर पर हम उसको ट्रांसफ़र कर पाते हैं एक बेड से दूसरे बेड, और यू कैन से जो है शिफ्टिंग का जो है वो प्रोसेस वो सही से हो पाता है। तो कैसे हम इसको करते हैं वो हमें जानना है थोड़ा सा। तो पहली बात है असेस दी सिचुएशन। तो हमें पहले पेशेंट को मूव करने से पहले पेशेंट की जो है सिचुएशन को वो अच्छे से रूल आउट कर देनी है कि जो पेशेंट का जो भी हमारा जो सस्पेक्टेड एरिया है उसको सेफ साइड करना है। उसके लिए हमें सबसे पहले उसका जो रेस्क्यूअर है बेसिकली जो पेशेंट के हेड की तरफ होता है वो उसको हैंडलिंग अच्छे से होनी चाहिए। अगर जो है आपको सुटेबल पर्सन है आपके पास तो ठीक है, नहीं तो आपको अगर असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है तो आप पेशेंट की सेफ्टी को और इंश्योर कर सकते हैं नंबर ऑफ जो है असिस्टेंस बुलाकर। देन पोजीशनिंग की बात करें तो जो है 1% जो है हेड की तरफ होता है जो, और 1% हिप की तरफ और 1% टोर्सल यानी कि लेग की तरफ होता है। जो हेड की तरफ है वो स्टेबलाइज करता है हेड को, बेसिकली पकड़े रखता है मूवमेंट के दौरान, और 1% जो है हिप की तरफ एंड अनदर इज थ्रू दी लेग बेसिकली। रोलिंग में बेसिकली स्पाइन की अलाइनमेंट को बेसिकली हमें ध्यान में रखना होता है मूवमेंट के दौरान। जो उसकी अलाइनमेंट है वो बिल्कुल ही सीधी रहनी चाहिए, कोई भी ट्विस्टिंग या बेंडिंग नहीं होना चाहिए स्पाइन में ड्यूरिंग ट्रांसफ़र ऑफ द पेशेंट या मूवमेंट के दौरान। अब हमें शिफ्ट कराने से पहले जो है हर एक पर्सन का जो है अलग अलग कार्य जो है निर्धारित। जो हेड पोजीशन वाला है वो स्टेबलाइज करता है हेड को और मूवमेंट होने से बचाता है, ताकि अगर उसकी सर्वाइकल की कोई भी इंजरी है तो वो बेसिकली डैमेज ना हो जाए ज़्यादा, तो उसको प्रिवेंट करता है और स्टेबलाइज एक स्थिर पोजीशन पे बनाए रखता है हेड पर्सन जो है हेड साइड होता है। और स्पाइन वाला बेसिकली पूरी स्पाइन को बेसिकली होल्ड करता है और इंश्योर करता है रेस्ट ऑफ द जो स्पाइन है वो सीधी रहे। और इसमें बेसिकली काउंटिंग और कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि हम कई बार प्रैक्टिस में भी होता है शिफ्टिंग के दौरान सभी जो एक्शन है वो एक साथ किए जाते हैं, ताकि जिससे कोई शफलिंग ना हो और बेसिकली पेशेंट को डैमेज ना हो। तो रोलिंग करते हैं पेशेंट को वो वन साइड से रोल करना स्टार्ट करते हैं, ताकि जो स्पाइन के अलाइनमेंट है उस पर बेसिकली हार्म ना हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा लॉग रोलिंग टेक्निक के बारे में। अगर जो स्पाइन है उसके नीचे स्पाइन में अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो उसको इमोबलाइज करने के लिए स्पाइन बोर्ड भी लगाया जाता है। हालांकि आपने देखा भी होगा कई हॉस्पिटल में यूज़ किया जाता है, ताकि जो पेशेंट का जो डैमेज है और शिफ्टिंग के दौरान वो ना बढ़ जाए। देन हेयर यू कैन सी दी डायग्राम। इसमें आप देख सकते हैं अच्छे से 1% है हमारा हेड की तरफ, अनदर पर्सन है हिप की तरफ एंड देन लेग की तरफ, और जो बीच वाला पर्सन है ये हमारा असिस्टेंस के तौर पर है जो मेंटेन कर रहा है रोलिंग को। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ पेशेंट ट्रांसफ़र टेक्निक। तो पेशेंट ट्रांसफ़र की जो है वो टेक्निक थी ये भी लॉग रोलिंग टेक्निक, और तो हमें क्या क्या टेक्निक पता होनी चाहिए ये हमें जानने की आवश्यकता है। जैसे कि असिस्टिव डिवाइस ट्रांसफ़र, यानी कि टूल्स के माध्यम से जो है पेशेंट को वन सरफेस से दूसरी सरफेस पर जो है वो ट्रांसफ़र करना।
जैसे कि हमारा स्लाइडिंग शीट्स होती हैं जो पेशेंट को सरफेस से एक सरफेस से दूसरे सरफेस पर जो है ट्रांसफ़र करती है। देन हमारा लेटरल ट्रांसफ़र होता है जो हॉरिजॉन्टल मूविंग पेशेंट्स हॉरिजॉन्टल फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर, जो हमारा एक बेड से एक गurney तक होता है। देन हमारा स्टैंड असिस्टेड ट्रांसफ़र। स्टैंड असिस्टेड में बेसिकली पेशेंट की हेल्प की जाती है सम वेट को उसको बेसिकली होल्ड कर कर और अनदर सरफेस पर ले जाया जाता है, या बेसिकली पकड़ कर कह सकते हैं। देन मैकेनिकल लिफ्ट ट्रांसफ़र होता है जिसमें एक बेसिकली डिवाइस होता है जो होयर लिफ्ट की तरह बेसिकली एक लिफ्ट करता है पेशेंट को, और जो हमारा पेशेंट अपना जो है वेट वो बियर नहीं कर सकता, उनमें ये यूज़ किया जाता है मैकेनिकल लिफ्ट ट्रांसफ़र। देन साइड शिफ्ट ट्रांसफ़र होता है, इसमें स्पेशल सीट्स का इस्तेमाल किया जाता है टू स्लाइड्स द पेशेंट विद मिनिमल रेजिस्टेंस, जिससे बेसिकली कम से कम घर्षण उत्पन्न हो, रेजिस्टेंस उत्पन्न हो, जो रीपोजिशनिंग में हेल्प करता है काफ़ी। देन 2 पर्सन असिस्टेड भी होता है जिसमें बेसिकली सेफ्टी मूवमेंट किया जाता है पेशेंट को। व्हील चेयर टू टॉयलेट ट्रांसफ़र होता है, बेसिकली ये हमारा असिस्टेंट पेशेंट जो है वो मूव करता है व्हील चेयर को टू अ टॉयलेट एंड बैक। देन रीपोजिशनिंग इन बेड, बेसिकली रीपोजिशनिंग में बेसिकली जो प्रेशर है उनको बेसिकली प्रेशर को कम किया जाता है ट्रांसफ़र के दौरान। हेयर यू कैन सी दी डायग्राम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एक ये डिवाइस है इसके माध्यम से बेसिकली इसको पेशेंट को बिठाया जाता है चेयर पे, या कोई भी व्हील चेयर पे भी कह सकते हैं। देन अनदर है स्टैंड बाय असिस्ट। इसमें पेशेंट को जो है वो स्टैंड बाय में बेसिकली असिस्ट किया जाता है ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। हेयर यू कैन सी दी अनदर, ये हमारा बेसिकली व्हील चेयर से जैसे ट्रांसफ़र करते हैं उसका प्रोसेस दिखाया गया है। आई होप इस डायग्राम के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट आप लिफ्ट करते हैं शोल्डर की तरफ से, देन स्टैंड बाय सीधा रखते हैं एंड देन अनदर सरफेस रूल आउट करके वहाँ पर लैंड करवाते हैं पेशेंट को। देन हेयर यू कैन सी दी लेटरल ट्रांसफ़र। ये हमारी लेटरल ट्रांसफ़र टेक्निक एक स्लाइडिंग बेसिकली मटेरियल या कोई भी ऐसा कुशन लाइक स्ट्रक्चर ले सकते हैं जिससे हमें वन बेड से अनदर बेड पर जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तब घर्षण उत्पन्न कम हो या रेजिस्टेंस जो है वो हमारी कम उत्पन्न हो, तो लेटरल ट्रांसफ़र में हमारा ये कहलाता है। देन अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था हमारा वाटर लिली अपीयरेंस। जो हमारा वाटर लिली अपीयरेंस है ये हमारा जनरली सीटी बेसिकली HRCT में देखा जाता है। हेयर यू कैन सी दी इन दी बेसिकली लेफ्ट लंग बेसिकली। तो वाटर लिली अपीयरेंस ऐसा दिखता है हमारा जो है CT स्कैन में। ये हमारा जो है सिस्टिक एरिया होता है जो रिजेंबल करता है वाटर लिली की तरह विद सेंट्रल कैविटेशन। बेसिकली कैविटेशन मतलब उसमें बेसिकली स्पेस है और बेसिकली कह सकते हैं, और थिन रिम ऑफ टिश्यू होते हैं सराउंडिंग में। ये हमारा जनरली CT स्कैन और MRI में बेसिकली देखा जाता है। कुछ केसेस में हम बेसिकली एक्सरे से भी रूल आउट कर सकते हैं, चेस्ट एक्सरे से। ये हमारा एसोसिएटेड है पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकेमिया से और बेसिकली ब्रेन इंजरी प्राइमरी अफेक्टिंग प्री मैच्योर इन्फेंट से भी हो सकता है। सिग्निफिकेंट की बात करें तो ये हमारा बेसिकली रिस्क इमैच्योर इन्फेंट्स में होता है। तो वाटर लिली अपीयरेंस का आपको समझ में आ गया होगा डायग्राम के माध्यम से। देन है हमारा कि इंटरवेंशनल जो रेडियोलॉजी है उसमें हमारी डोज कितनी होनी चाहिए ये हमें पता होना चाहिए। तो हेयर यू कैन सी दी डायग्राम। इसमें आप एनुअल डोज देख सकते हैं जो भी हमारा इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी स्टाफ है उसको लगने वाली। बेसिकली ये स्पेसिफिकली कार्डियक लेबोरेटरी की है। तो इसमें रेडियोलॉजिकल जो टेक्नोलॉजिस्ट है अगर उसके पास 2 बैचेस हैं तो 1.3 से 1 तक होनी चाहिए मिलीसिवोट में, और अगर 1 बैच है तो 0.5 तक बेसिकली होनी चाहिए डोज बेसिकली। नेक्स्ट यू कैन सी द डायग्राम कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है टोटल डोज का वो हमारा किन किन एरिया से आना चाहिए और कितना होना चाहिए।
तो सीटी का बेसिकली जो इफ़ेक्टिव डोज हमारा लगता है वो 50% है, न्यूक्लियर मेडिसिन से 25%, इंटरवेंशनल से 15% और कन्वेंशनल से हमें बेसिकली जो हमारा फ्लोरोस्कोपी होता है वहाँ से 10% जो है डोज वो लगती है। देन यू कैन सी हेयर दी इफ़ेक्टिव डोज, जो हमारा ऑक्यूपेशनल इफ़ेक्टिव डोज है वो हमारा 20 मिलीसीवॉट पर ईयर होना चाहिए। ये हमारी एनुअल डोज लिमिट है, रखी गई है, और बेसिकली एन एवरेज ओवर डिफाइंड पीरियड ऑफ 5 ईयर। और बेसिकली जो हमारा एवरेज ऑफ बेसिकली 5 ईयर का जो एवरेज है वो हमारा 30 मिलीसीवॉट रखा गया है। देन मेमोग्राफी के ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था, तो हेयर यू कैन सी दी मेमोग्राफिक मशीन। इसमें आप देख सकते हैं एक जो हमारी एक्सरे ट्यूब है, ये इसमें हमारा जो टारगेट है वो हमारा मोलिब्डेनम का होता है। देन ट्यूब पोर्ट होता है, उसके बाद फिल्टर, देन कोलिमेशन, और यहाँ पर आप कंप्रेशन पैडल देख सकते हैं, यहाँ पर हमें प्लेस करके बेसिकली एग्जामिन किया जाता है और बेसिकली प्रोसीजर और बेसिकली यू कैन से शूट किया जाता है मेमोग्राम को। कंप्रेशन पैडल, देन उसके नीचे ग्रिड और डिटेक्टर एंड फोटो मल्टीप्लायर डिटेक्टर भी लगे होते हैं। इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन था वो हमारा डोज के ऊपर था, तो 1200 मिली रोंजन जो है एक्सपोजर डोज होती है, डिपेंड्स ऑन दी थिकनेस क्या है, बेसिकली 300 मिली रेड इसकी लीगल लिमिट रखी गई है। देन क्वेश्चन था एक बेस्ट रेडियोलॉजी मोडालिटी फॉर पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, तो जो हमारा सर्कल ऑफ विलिस है उसी में आती है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो जानते हैं हम बेसिकली जो हमारा पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी होती है ये हम एमआरआई में भी देख सकते हैं, यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी में, अगर आपको कंट्रास्ट का यूज़ नहीं करना तो बेसिकली नॉन इन्वेसिव जो प्रोसीजर है बेसिकली उसमें देखना है, और कोई भी कंट्रास्ट नहीं यूज़ करना तो आपके लिए एमआरआई भी बेसिकली हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग है और इजी टू रूल आउट है। कोई भी जो है एबनॉर्मलिटी होती है, ब्लड फ्लो होता है, वो सराउंडिंग स्ट्रक्चर का आप देख सकते हैं एमआर एंजियोग्राफी में। ऑन द अदर हैंड सीटी स्कैन भी एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि सीटी एंजियो में हम हेड बेसिकली एंजियो में हम करते हैं और उसमें इजी रूल आउट हो जाता है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो आपको दोनों ऑप्शन जो है इसमें सही हो सकते हैं, तो आपको ऑप्शंस में वो देखना है कि कौन सा जो है गिवन है, सीटी है एमआरआई है। उस केस में हमारे दोनों ही बेसिकली आंसर ठीक होंगे। प्रेफरेबल जो है कई एग्जामिनर जो है वो सीटी को प्रेफर करते हैं, क्योंकि वेसल की जो अच्छे से रूल आउट होती एबनॉर्मलिटी वो हमारा सीटी अच्छे से कर पाता है। तो आई होप इसका आंसर आपको इजी टू आंसर बेसिकली आइडिया लग गया होगा। देन हमारा क्वेश्चन था हाउंसफील्ड यूनिट से। तो हाउंसफील्ड यूनिट क्या होती है? हाउंसफील्ड यूनिट हमारी सीटी इमेजिंग में होती है, रेडियो सेंसिटिव ऑफ टिश्यू को इमेजिंग करने के लिए, बेसिकली मेज़र करने के लिए कि मटेरियल और टिश्यू की कितनी रेडियो सेंसिटिविटी है। ये हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है विद डेंसिटी, जैसे कि हमारा जो बेसलाइन है वो हमारा 0 रखा गया है हाउंसफील्ड यूनिट। पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जाता है तो हमारा डेंसर टिश्यू कहलाता है, जैसे कि हमारा बोन है, और नेगेटिव वैल्यू की तरफ जाता है तो लेस डेंस टिश्यू की तरफ जाता है, वह हमारा एयर कहलाता है। तो लेस डेंस है बेसिकली -1000 जो है एयर के लिए होता है, और +1000 वो हमारा बोन के लिए होता है। और वाटर को हम बेसिकली न्यूट्रल कैटेगरी में रखते हैं, तो 0 हाउंसफील्ड उसका होता है। तो हाउंसफील्ड यूनिट जो है वो हमारा डिपेंड होती है डेंसिटी ऑफ द टिश्यू और मटेरियल पे। ये हमारा बेसिकली रेडियो सेंसिटिविटी को मेज़र करती है वाटर को बेसलाइन मानकर, और पॉजिटिव वैल्यू रिप्रेजेंट डेंसर टिश्यू जैसे कि हमारे बोन, और नेगेटिव हमारा बेसिकली एयर होता है। तो हाउंसफील्ड यूनिट के ऊपर क्वेश्चन आया था कि जो फैक्टर अफेक्टिंग है, यानी कि कौन कौन से कारणों से हाउंसफील्ड यूनिट अफेक्ट होती है। तो हेयर यू कैन सी दी डायग्राम, जिसमें आप सिटी नंबर जो है हाउंसफील्ड यूनिट देख सकते हैं। बोन का हमारा +1000 है, देन डाउन टू द इमेज आप देख सकते हैं -1000 एयर का है। तो ऐसे ही करके आपको अनदर एग्जाम में पूछा जा सकता है इसमें कि ब्लड का हाउंसफील्ड यूनिट कितनी होती है, तो आपको 40 इतना ये पता होना चाहिए, अप्रोक्स इतना पूछा जा सकता है।
ऐसे ही हमारा CSF की भी जो है सिटी हाउसहोल्ड यूनिट पूछ सकते हैं, और बेसिकली अनदर ऑर्गन्स की जैसे कि लीवर की भी पूछ सकते हैं। देन जो फैक्टर अफेक्टिंग है सिटी हाउसहोल्ड यूनिट का, उसमें हमारे काफ़ी कंपोजिशन होते हैं, जैसे कि हमारा किलोवोल्ट है, स्कैनिंग प्रोटोकॉल कैसी है, बीम हार्डनिंग है, स्कैन कैलिब्रेशन है, पेशेंट साइज है, शेप है, मेटालिक आर्टिफैक्ट है, या कोई भी तरह की इमेज कंस्ट्रक्शन कैसे हमने की है, स्लाइस थिकनेस कितनी है, ये सब हमारी मैटर करती है हाउसहोल्ड यूनिट पे, और बेसिकली इन्फ्लुएंस करती है डेंसिटी पे और अटेन्यूएशन पे टिश्यू की। तो हाउसहोल्ड यूनिट के जो है वो काफ़ी जो है फैक्टर होते हैं, तो उनके आधार पर आपको जो है ऑप्शन को देखना है और सही उत्तर देना है एग्ज़ाम में। देन एक क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, कि एक स्पाइरल सीटी जो है वो 30 सेकेंड में कितना जो है एरिया बॉडी का वो कवर कर सकती है, ये हमें बताना था। हालांकि जो इसका जो आंसर है वो बिल्कुल सटीक नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो स्पाइरल सीटी, इसमें क्लियरली स्पाइरल सीटी बोला गया है और 30 सेकंड की बात की गई है। तो जो नंबर ऑफ डिटेक्टर हैं उनके ऊपर डिपेंड होता है कि कितने टाइम में हमारा जो है वो स्कैन कंप्लीट हो पाएगा और कितना एरिया कवर कर सकते हैं। तो जो डिपेंड्स होता है फैक्टर में स्कैन स्पीड पे और स्कैन बेसिकली स्लाइस थिकनेस पे, उसमें हम सटीक आंसर नहीं दे सकते। हालांकि इसमें जो है नॉर्मली जो आंसर हम कर सकते हैं वो हमारा 30 सेकंड में हम सिटी ब्रेन को बेसिकली पॉसिबल कर पाते हैं। तो इसका आप आंसर सिटी ब्रेन कर सकते हैं इन केस में, अगर आपसे पूछा जाता है। और इसमें अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि टोटल टाइम टेकन बाय द सिटी हेड, तो उसमें आप 4 to 5 मिनट्स भी लिख सकते हैं। तो इसमें ओनली यह पूछा गया था कि स्पाइरल सिटी 30 सेकंड में कितना कवर कर सकता है ह्यूमन बॉडी का पार्ट, तो इसमें सिटी हेड आपका आंसर सही हो सकता है। हेयर यू कैन सी दी डायग्राम, जिसमें हमारा जो स्पाइरल सिटी है उसका प्रिंसिपल दिखाया गया है कि जो हमारा पाथ है वो कैसे होता है। जो डायरेक्शन होती है पेशेंट की वो ऊपर की तरफ जाती है और स्कैन हमारा होता जाता है। ये हमारा बेसिकली पिच कहलाता है, कि जो हमारी टेबल मूवमेंट है और एक जो गैंट्री रोटेशन है वह होती है। तो जो ट्यूब रोटेशन है वो हमारा बेसिकली एक ट्यूब मूवमेंट अगर हमारी 10 mm हुई है पर सेकंड में, और ट्यूब रोटेशन है 1 पर सेकंड, यानी कि एक रोटेशन पे 10 mm जो है वो हमारी जो है मूवमेंट की है टेबल, और थिकनेस जो हमारी 10 mm है, तो उस केस में पिच जो है 1.0 कहलाती है। तो इसके बारे में मैंने सिटी प्लेलिस्ट सेक्शन में भी कवर किया है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। देन एलिमेंट यूज्ड इन एमआरआई, तो एलिमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया था एमआरआई में कि कौन सा जो है लीस्ट जो है एटम यूज़ किया जाता है एमआरआई में। तो लिस्ट हमें बताना है, वो हमारा है हीलियम। हीलियम जो है वो हम सबसे कम इस्तेमाल करते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में, और ऑन द अदर हैंड जो हाइड्रोजन है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है एमआरआई में, क्योंकि जो प्रचुर मात्रा है बॉडी में वो हमारा हाइड्रोजन की है, क्योंकि जो हमारा बॉडी फ्लूइड है उसमें बेसिकली वाटर है सबसे ज़्यादा, और वाटर में हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। तो हाइड्रोजन को हम बेस मानकर हम बेसिकली इमेजिंग को पॉसिबल बनाते हैं। ये हमारा एक फंडामेंटल फिनोमिना है। तो मोस्ट यूजेबल की बात करें तो हाइड्रोजन आता है, और रेयरली में हमारा हीलियम आता है। हीलियम क्योंकि एक इनर्ट गैस है जिसका लो एटॉमिक नंबर होता है और लो सेंसिटिविटी होती है एमआरआई प्रोसेस के लिए, इसलिए हीलियम को जो है डिफ़िकल्ट होता है हैंडल भी करना, और काफ़ी एक्सपेंसिव भी होती है एज़ कम्पेयर टू अदर गैसेज यूज्ड इन दी एमआरआई, जो बाकी अदर जो है गैस यूज़ की जाती है, जैसे कि हमारे नाइट्रोजन और जेनॉन। तो हाइड्रोजन जो है वो हमारा मोस्ट कॉमनली यूटिलाइज्ड एटम है एमआरआई में, और हीलियम जो है वो हमारा लीस्ट है ड्यू टू उसकी लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी है, और प्रैक्टिकल कंसिडरेशन को देखते हुए हम उसको कम यूज़ कर सकते हैं। देन इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे कि हमारा जो एक्सेल व्यू है हमारा हील का, उसको हम क्या कहेंगे, तो ट्रांसफ़र और क्रॉस सेक्शनल व्यू भी कह सकते हैं। देन कंट्रा इंडिकेशन पूछी गई थी आईवीपी की, बेसिकली इंट्रावेनस पाइलोग्राम। इसमें हमारा कोई भी अगर नॉन एलर्जिक रिएक्शन है कंट्रास्ट मीडिया से, तो उस केस में भी हम जो है आईवीपी को नहीं करते हैं। सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट होती है या रीनल फेलियर है, उसमें भी उस केस में भी हम आईवीपी को नहीं परफॉर्म करते हैं।
प्रेगनेंसी होती है स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम जो है प्रिवेंट करते हैं होने से। और उसके अलावा बेसिकली हाइपरथायरॉयडिज्म और अनदर जो है वो कंट्रास्ट इंड्यूस्ड जो रिस्क होते हैं उनको देखते हुए आईवीपी को नहीं किया जाता। तो कंट्रा इंडिकेशन की बात है तो किस केस में हमने नहीं करना होता वह हमारा कहलाता है कंट्रा इंडिकेशन। देन इसके अलावा जो है क्वेश्चन था कि सबड्यूरल अगर हेमरेज होता है तो इन्वेस्टिगेशन कौन सी परफॉर्म की जाती है। तो सबड्यूरल के केस में हम कंप्यूटर टोमोग्राफी यूज़ करते हैं जिसमें हमें क्विकली एक्सेस हो जाता है और हेमरेज का कितना जो है एरिया हेमरेज ने कवर किया है वह सब पता लग जाता है। तो क्विक रिस्पॉन्स से हमें सीटी स्कैन हेड के माध्यम से बेसिकली सबड्यूरल हेमरेज का पता लगा सकते हैं ईजी। देन इसके अलावा क्वेश्चन था मैग्नेटिक रेजोनेंस का। बेसिकली मैग्नेटिक रेजोनेंस में बेसिकली कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आती है सब एक्यूट केसेस का उससे अलग बेसिकली। देन क्वेश्चन था REM के ऊपर। तो REM का फुल फॉर्म होता है रोंजन इक्विवेलेंट मैन। ये हमारी यूनिट जो है मेजर्ड करती है क्वांटिफाई करती है बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ आयनाइजेशन रेडिएशन ऑन ह्यूमन टिश्यू। इसके बारे में बेसिकली मैंने प्लेलिस्ट सेक्शन में ऑलरेडी कवर किया है टॉपिक, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। देन था हमारा लेड एप्रन की जो थिकनेस है वो कितनी होनी चाहिए या कितनी होती है ये हमें पूछा गया था। तो 0.25 से 0.5 मिलीमीटर तक होनी चाहिए लेड इक्विवेलेंस, ये हमारी बेसिकली रेंज होती है। अदर देन दैट जो हायर रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए हम हायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बेसिकली एनर्जी का पूछा गया था कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो किसके होगा। तो जो डायरेक्टली रिलेटेड होता है वो हमारा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जो हम यूज़ करते हैं। एक्सरे इमेजिंग में हायर एनर्जी जो एक्सरेज है उनकी शॉर्टर वेवलेंथ होती है बट हायर फ्रीक्वेंसीज होती है। ये हमारा जो रिलेशनशिप है ये हमारा इम्पोर्टेंट है। ये हमारा पेनिट्रेशन पावर बताता है रेडिएशन की और इंट्रैक्शन कैसे होगी ये सब बारे में डिटेल देता है और एब्जॉर्ब्ड होती है डिफरेंट टिश्यू से इन बॉडी में। देन इसके अलावा पूछा गया था रेडियो सेंसिटिविटी मटेरियल का। तो जो भी बेसिकली आयनाइजिंग रेडिएशन के संपर्क में आने के बाद जो है वो टिश्यू बेसिकली डैमेज होते हैं, उनमें चेंजेस आ सकते हैं, वो कहलाते हैं रेडियो सेंसिटिव मटेरियल। जैसे कि हमारा बायोलॉजिकल कोई भी टिश्यू संपर्क में आता है वो डैमेज हो जाता है। फोटोग्राफिक फिल्म है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, कोई भी पॉलीमर्स है या फूड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं। आपको इसमें यह भी ध्यान रखना है कि कोई भी अगर आपका रेडियोलॉजी रूम है, कोई भी रेडिएशन का जो रूम है आपका इक्विपमेंट रूम है, उसमें आपको कभी भी जो है अपना जो है खाना वो नहीं रखना चाहिए, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि जो फूड है उसमें भी कंटेमिनेशन हो जाती है, रेडिएशंस की होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो आप प्रिवेंशन कीजिएगा कि जो रेडिएशन रूम है, सीटी रूम है, एक्सरे रूम है, इन सब में बेसिकली आप प्रैक्टिस में ना रहें कि अपना जो है खाना वो प्रोसीजर रूम में रखें। इसके अलावा था बेसिकली बूट शेप हर्ट के बारे में, ये भी मैंने ऑलरेडी कवर किया था। बूट शेप हर्ट जो है मेडिकल टर्म में टेट्रोलॉजी ऑफ बेसिकली फैलेट कहते हैं इसको। ये आप देख सकते हैं डायग्राम के माध्यम से, ये हमारा बूट शेप हर्ट है बेसिकली। देन इससे ही रिलेटेड क्या था एक क्वेर इन सबूट, ये एक फ्रेंच फ्रेज है। ये हमारा यूज़ किया जाता है कभी भी जो हमारी एबनॉर्मल अपीयरेंस दिखती है हार्ट में, तब ये यूज़ किया जाता है। ये हमारा बेसिकली उस केस में होता है यूज़ कभी भी जब क्लॉग और वुडन शू शेप्ड हार्ट होता है, तो बूट शेप हार्ट में हम ये यूज़ कर सकते हैं। इसका अगर मेडिकल टर्म पूछते हैं तो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट आपको लिखना है, और फ्रेंच फ्रेज आपको अगर दर्शाते हैं क्वेश्चन में कि ये किससे रिलेटेड है तो आप बूट शेप हार्ट भी क्लिक बेसिकली कर सकते हैं आंसर, ये आपको पता होना चाहिए। काफ़ी फैमिलियर क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए था। हालांकि जो ये फ्रेंच फ्रेज वाला जो है कॉन्सेप्ट ये हमारा अलग हो जाता है, कई बार जो है स्टूडेंट्स इस पर ध्यान नहीं दे पाते। तो फ्रेंच फ्रेज जो है वो दिया गया था, तो उसके बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन का लेवल था वो हार्ड था, इजी टू आंसर नहीं होते ऐसे क्वेश्चन।
तो ये थे हमारे जो है कुछ क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड। आई होप यू क्लियर आउट ऑल द पॉइंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।